लेकिन मैंने ये देखा है कि कविता करने वाला अगर राजनीति में आता है तो वो नए मानदंड स्थापित करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो लोकप्रिय होता है। कहने दो मुझको मेरे मन की, कहने दो। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ हैं गोरखपुर की वो हस्ती जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। परिचय में ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको मिलवाते हैं विश्वविद्यालय के प्रख्यात छात्र नेताओं में शुमार सुश्री चेतना पांडे जी से। नमस्कार चेतना जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद दिव्यांशु। हम आपसे जानना चाहेंगे कि छात्र राजनीति का सफ़र आपका कैसा था और वर्तमान में जो आप मुख्य धारा की राजनीति में हैं, इन दोनों को मिलाकर अगर संयुक्त रूप से हम कहें कि चेतना पांडे क्या हैं, तो वो आपका परिचय कैसा होगा? चेतना पांडे इंसान हैं और एक बेहतरीन इंसान के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहती हैं जी। इसके बाद जो पड़ाव आते हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे कविता है, चाहे जैसे भी आती है, हम जो कुछ भी करते हैं वो समाज की बेहतरी के लिए करते हैं और स्वयं को अच्छा साबित करते हुए करते हैं। तो चेतना पांडे पर्टिकुलर आप मुझे एक राजनीतिक फ्रेम में आप डाल लें तो भी अधूरा सा है जी। आप सिर्फ कवित्री कहें तो भी शायद अधूरा है। सब मिला के, सब कुछ मिला के कुछ ऐसा हो तो उसको चेतना कह सकते हैं। चलिए, आपकी बहुत मशहूर मुक्तक की पंक्तियाँ थीं, सिर्फ झंडों का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है जी। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसमें चेतना पांडे को एक रंग के झंडे को पकड़ना पड़ा, एक पार्टी में आना पड़ा? देखिए दिव्यांशु, बड़ा दिलचस्प सवाल है जी। और हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों के लिए और उसके आसपास जो जैसा माहौल होता है, हम लोगों ने वहाँ काफ़ी कुछ काम किया जी। उनकी शिक्षा के लिए और उनके भोजन की व्यवस्था को लेके और जो भी जागरूकता हो सकती है उसके लिए। उस दौरान जिस तरह की चीज़ें दिखाई दी, जिस तरह की परिस्थितियाँ दिखाई दी, जिस तरह की गरीबी का जो स्तर दिखाई दिया कि इतने साल हो गए, 7 दशक 8 दशक हो गए आज़ादी के, और आज़ादी नहीं मिली थी तो भी बहुत कुछ ऐसा था, आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत कुछ बदलाव है। मैं ये नहीं कहती, सभी सरकारों ने अपना अपना काम किया है जी। लेकिन जब एक कवि मन सोचता है जी, तो वो देखता है कि बहुत कुछ नहीं हो पाया, बहुत कुछ बाकी। एक ऐसा तबका है जिसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आता, इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, तो सभी पार्टियां कटघरे में खड़ी होती हैं। ऐसा नहीं है जिससे चूक हो जाती है वो पार्टियां कटघरे में खड़ी होती हैं, उनसे सवाल पूछा ही जाता है और पूछा भी जाना चाहिए जी। आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी से भी सवाल पूछने चाहिए कि आपने क्या किया। लेकिन ये यात्रा जो आप कह रहे हैं कि कैसे मेरा आना हुआ जी, राजनीति में बहुत कुछ राजनीतिक दल सरकारों में आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं भी कर पाते हैं जी। ये अधूरापन ही जो है वो ही लगातार काम करने के लिए दलों को भी प्रेरित करता है, जो लोग समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनको भी प्रेरित करता है। ये जो हम लोग की विचारधारा रही है जी, चाहे आप मेरी कविताएं देखिए, चाहे मेरा आप राजनीति का पैटर्न देखिए, आम आदमी मेरी कविताओं का भी विषय है और आम आदमी मेरी राजनीति का भी विषय है। आम आदमी की आपने बात की है, पार्टी की आपने बात की। पार्टी के बारे में जैसा कि आपके पहले के 2 मुक्तक थे वो भी काफ़ी मशहूर थे कि आजकल इंकलाब गुमसुम है। आपकी पार्टी की भी स्थिति कुछ वैसी ही दिख रही है, इसमें भी इंकलाब गुमसुम है। चेतना पांडे के आने के बाद से क्या परिवर्तन होगा इसमें? चेतना पांडे के आने के बाद से नहीं जी, मेरी पार्टी तो ऐसी है जिसने आज़ादी के पहले से इनकलाब जिंदाबाद किया है जी। यही एकमात्र पार्टी है देश की जिसने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और लगातार संघर्ष कर रही है। अब यहाँ से दिव्यांशु भूमिका आपकी शुरू होती है। आपकी शुरू होती है का तात्पर्य है कि मीडिया की भूमिका शुरू होती है जी। जो कुछ किया जा रहा है पार्टी के स्तर पे, वो चीज़ें शायद मीडिया उस तरीके से फ्लैश नहीं कर पा रही है जैसे उसे करना चाहिए। क्या मजबूरी है, क्या है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहती जी। लेकिन दिक्कत यहाँ से है, काम हो रहा है। इनकलाब गुमसुम तब भी नहीं था जब पता नहीं, लोगों को ये भी नहीं पता था कि देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, कोई सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी तो कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, क्या क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तब भी कांग्रेस ने इनकलाब जिंदाबाद किया। इनकलाब तब भी नहीं गुमसुम था, इनकलाब अब भी नहीं गुमसुम है मेरी पार्टी की ओर से जी, अगर आप उस रूप में बात करें।
लेकिन फिर भी तमाम परिवर्तन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत है, और हर मुद्दे पे जहाँ जहाँ आवाज़ उठनी चाहिए, शायद अब भी कहीं कुछ बाकी है, उस ढंग से बात नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से उस पर और काम करने की ज़रूरत है। एक सवाल जो भारतीय राजनीति में काफ़ी बार उठा है और पूछा भी गया है, मैं भी दोहराना चाहूँगा कि क्या साहित्य की सेवा राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए की जा रही हैं? क्योंकि पहले भी बहुत सारे कवियों ने राजनीतिक दलों को ज्वाइन किया, उनसे सत्ता और सदन तक पहुँचे, और वहाँ के बाद से एक बार फिर राजनीति से किनारा करके साहित्य में आ गए। तो ये क्या राजनीतिक लाभ के लिए साहित्य की साधना की जा रही है? साहित्य की साधना मेरी जब से शुरू है जी, तब से तो मुझे पता भी नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो ये कविता जो लिखी जाती है वो प्लानिंग के तहत नहीं लिखी जाती है। जी, ये और बात है कि जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, साहित्य में भी जो कविता की विधा है, जी, कवि संवेदनशील ज़्यादा होता है, उसके अंदर संवेदना ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाता है और व्यक्त भी कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति कवि होता है तो वो संवेदना जो उसके कविता में काम आती है, वही संवेदना अगर राजनीति में भी वो रख करके चले तो बेहतर नेता सिद्ध होता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के काम आती है कि नहीं आती है, लेकिन वो संवेदना अच्छा नेता बनाने के काम भी आ सकती है और बेहतर इंसान बनाने के काम आ सकती है। तो कवि अच्छा इंसान तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो नेता बनता है तो स्वाभाविक सी बात, अच्छा इंसान अगर नेता बनेगा, और राजनीति में आने के नाते जिन संसाधनों का अभाव होता है वो संसाधन उसको मिलते हैं, तो जो अधूरापन वो अपनी कविता में व्यक्त करता है, उस अधूरेपन को दूर करने के लिए वो राजनीति के माध्यम से काम कर लेगा। जब ये इतना कुछ कवि एक राजनीति के माध्यम से कर ही लेगा, तो फिर कवि को राजनीति से किनारे क्यों कर दिया जाता है, या कवि राजनीति से खुद किनारा क्यों कर लेता है एक समय के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्यांशु उदाहरण है, तमाम सारे लोग राजनीति में आए हैं। कुछ एक चेहरों की आप बात न करें, लंबी परंपरा है साहित्य की, काव्य की जी, और बहुत सारे नेता हैं, अटल जी से लेके बात करें, या बहुत सारे लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें और सारे मनमोहन सिंह जी की किताबें, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा है, अपने अपने ढंग का साहित्य लिखा है। जी, तो ऐसा नहीं है कि साहित्यकार किनारे हो जाता है या किनारे कर दिया जाता है, दोनों बातें नहीं हैं। कुछ केसेस में कुछ जगह पे ऐसा हुआ होगा, हो जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कविता करने वाला अगर राजनीति में आता है तो वो नए मानदंड स्थापित करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो लोकप्रिय होता है। चलिए, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल, आपकी प्रभारी जो हैं आपके प्रदेश की वो भी महिला हैं, जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष की आप विश्वस्त सैनिकों में शुमार हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 22 के जो चुनाव आने वाले हैं, चेतना पांडे प्रत्याशी हो सकती हैं? प्रत्याशी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ये चेतना पांडे के हाथ में नहीं है जी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय प्रियंका जी तय करेंगे, लल्लू भैया तय करेंगे, बाकी जो हमारे शीर्ष के नेता हैं वो तय करेंगे, हमारा संगठन तय करेगा। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक जो एक श्रृंखला बनती है, जो एक चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं वो सभी लोग तय करेंगे। हाँ, ये है कि दल अगर चेतना पांडे को कहीं कोई जिम्मेदारी सौंपता है तो चेतना पांडे उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश करेंगे, और किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। क्या होगा ये सब समय पे छोड़ा जाए। अक्सर कहते हैं कि कवि अपने कविताओं के माध्यम से सरकारों पर, सत्ता पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में क्या हम ये मान के चलें, आपके अब तक के अनुभवों के आधार पर जानना चाहेंगे, राजनीति में आने के बाद कवि के कलम की धार कुंठित हो जाती है? कहीं कुंठित नहीं होती है। अगर वो कवि है तो उसके कविता की धार कुंठित नहीं होती। अब कई सारे ऐसे कवि हैं जिनको आप लोग कोट करते हैं, हम लोग दिनकर को कोट करते हैं, हम लोग और लोगों को कोट करते हैं जी, और ये ऐसे लोग थे, आपको मैं बताऊं कि निराला जी थे, उनके जो शुरुआती दौर के हमारे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं बात बिगड़ती थी, निराला जी बेलौस बोलते थे कि गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, सही नहीं कर रहे हो जो कर रहे हो जी। दिनकर जी जिस पार्टी से जुड़े हुए थे उसी पार्टी के लोगों को बार बार कहते रहते नहीं ये चीज़ सही नहीं है जी। तो कवि अगर होगा तो इस बात की गारंटी है कि वो फालतू चीज़ तो बर्दाश्त करेगा नहीं जी। जिस पार्टी में रहेगा वो पार्टी भी अगर अपने पद से हट रही है तो वहाँ भी चेताएगा कि नहीं मैम आपका सही नहीं है, मैं आपके साथ इस मामले में आपके साथ नहीं खड़ी रह सकती जी। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहे, कलम कहीं कुंद नहीं होगी, बल्कि वो कलम की धार जो है वो उस पर भी हमला करेगी जो जिस पार्टी में वो रहेगी। महिलाओं के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार काफ़ी बातें करती है, काफ़ी योजनाएं भी कागज़ पर आईं, और ज़मीन पर उनकी हकीकत क्या है एक महिला के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस दौर में जी। जिस कालखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो,
वो महिलाओं की स्थिति क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। बेटी अगर बची होती, सुरक्षित होती, ठीक ठाक होती तो बेटी बचाओ कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। और नारे का जो पहला हिस्सा है बेटी बचाओ, तो पहले चुनौती तो यह है बचाओ, बच गई तो पढ़ाओ। और पढ़ाने के दौरान क्या क्या कितनी फप्तियाँ कसनी पड़ती हैं, कितने कितने क्या बहुत सारी चीज़ें अखबार में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें होती नहीं। इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। बड़े बड़े चेहरे, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, जो मिनिस्ट्री के अंदर के चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर के बैठे लोग चेहरे हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, अनाचार किए हैं, व्यभिचार किए हैं। उनको पार्टी से निकाल दिया थोड़े दिन के लिए, पता चला उनकी बीवी को बुला लिया, कोई गाली बकरा नहीं, महिलाओं पे इन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की, इनको पार्टी से निकाल लो। तो उसकी क्षतिपूर्ति की जगह पत्नी बुला लो कुछ दिन के लिए, फिर जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, फिर उनको बुला लो। कोई बड़ा चेहरा है, रेप करता है, ठीक है, कुछ दिन मामला गहमा गहमा रहेगा, थोड़ा शांत रहो तुम, कह दिया जाएगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अखबार ठंडे जाके गवा जाओ, ठीक है मामला। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो पहले अपने लोगों की मानसिकता बदलें, वो संगठन के अंदर बैठे लोगों की मानसिकता बदलें, मिनिस्ट्री के अंदर बैठे लोगों की मानसिकता बदलें, फिर एक बार नारे पर विचार करें कि क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा कहना पड़ा है। जी, एक महिला के तौर पर कवि होना, छात्र नेता होना, विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनना और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में आना, एक महिला के तौर पर ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? चुनौतीपूर्ण है, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। और कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जी महिला के तौर पे। मैंने कहा कि जैसे कवि होना ज़्यादा संवेदनशील होना है, वैसे ही महिला होना भी ज़्यादा संवेदनायुक्त होना है जी। तो यही कारण है, पारिवारिक उत्तरदायित्व जो होते हैं वही बहुत सारी महिलाओं को रोक देते हैं राजनीति में आने से। भाई उनके ऊपर घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जो विवाहित हैं उनके ऊपर भी अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, घर बच्चों से। जो विवाहित नहीं है उनके भी जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, उनके साथ जुड़ के रहना पड़ता है। महिलाएं घर से आँख चुरा के, घर को नज़रअंदाज करके फिर अपना काम नहीं कर पाती हैं, ये समस्या है। तो उनको दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ता है, घर भी संतुष्ट रहे और समाज भी संतुष्ट रहे, तो बड़ी चुनौती होती है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी सी समस्या तो है समाज में स्वीकार्यता की जी। अभी महिलाओं को किसी क्षेत्र में शीर्ष जगहों पर देखने, निर्णायक जगहों पर देखने के लिए बदलाव आया है समाज में। मैं नहीं कहती कि समाज अभी बदला नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। आज भी ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्रोफेशन शिक्षा है, पढ़ाना, टीचर होना चाहिए जी। बहू ढूंढेंगे तो बहू टीचर हो। कितने लोग की प्रेफरेंस होती है कि बहू आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, पुलिस में हो, राजनीति में हो, कितने लोग की प्रेफरेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और राजनीति चूँकि 24 घंटे का काम है, 24 आवर्स आप बिजी रहते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है 12 बजे रात में जी कि आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, मैं इस समस्या में हूँ, तो उसका धर्म है कि वो उस जगह पर पहुँचे। लेकिन महिला के लिए जिस तरह का समाज है, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, उन समूहों के साथ तालमेल बना के चलना मुश्किल तो है। ऐसे में जो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आके काम कर रही हैं, बड़े साहस का काम कर रही हैं, और समाज को चाहिए कि उनके इस काम को न केवल सराहें, सैल्यूट करें, बल्कि उनकी पुरजोर मदद करें, क्योंकि वो अगर स्थापित होंगे तो निश्चित रूप में समाज के लिए बड़ा और बेहतरीन काम करेंगे। इसे क्या माना जाए कि 22 के चुनाव के लिए आप समर्थन जुटा रही हैं? नहीं, मैं महिलाओं के लिए समर्थन जुटा रही हूँ, न केवल राजनीति के लिए। चेतना अपने लिए तो समर्थन मांगती है, वो तो मुझे हर मोड़ पे चाहिए। मुझे मेरी कविताओं के लिए भी चाहिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे राजनीतिक जीवन के लिए भी आशीर्वाद चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, न केवल राजनीति के लिए, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ औरतें जिस भूमिका के साथ परिश्रम कर रही हैं, अगर कोई महिला अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वाह कर रही है, सवेरे उठ के 4 बजे से उठ के और 12 बजे रात तक कैसे किन पड़ावों को महिलाएं पार करती हैं दिन भर, कैसे बच्चे को देखना है, कैसे परिवार को देखना है, कैसे समाज के साथ तालमेल बनाना है, कैसे अपनी नौकरियों के साथ तालमेल बनाना है, कैसे बाकी एक्टिविटीज़ के साथ तालमेल बनाना है। तो महिला चाहे जिस रूप में है, वो जहाँ जिस रूप में काम कर रही है। आप जाने कि जब से वर्किंग वुमेन का ज़माना हुआ है, एक समय था कि कहा जाता था कि ही इज़ ब्रेड विनर, शी इज़ कीपर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। वो रोटी की व्यवस्था करता है और महिलाएं उसको रखती हैं, उसकी व्यवस्था करती हैं, घर चलाने का गृहिणी होती हैं केवल। अब महिलाएं केवल गृहिणी नहीं हैं, अब महिलाएं विविध भूमिकाओं में हैं। अब महिलाएं सरहद पे गोली चलाने के लिए भी खड़ी हैं, अब महिलाएं चौराहों पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी बैठी हैं, अब महिलाएं चिकित्सा के लिए भी तैयार बैठी हैं, अब महिलाएं राजनीति में भी अपना परचम फहरा रही हैं। लेकिन ये जान लें कि अगर वो ये कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। ये आसान नहीं है। देखने में जो चीज़ें चमकदार लगती हैं, उनके पीछे बहुत
बड़ी साधना छिपी होती है, इतना आसान नहीं होता। इन परिदृश्य में महिलाओं के लिए अगर आप ही कलम से कुछ निकला हो तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कृपया। महिलाओं के लिए मैं एक गीत का एक अंश पढ़ देती हूँ जी। कि कहने दो मुझको मेरे मन की, कहने दो, कहने दो। करुणा तक आते आते क्या क्या जिया है, जीवन का कुछ अमृत मैंने भी पिया है। कई बार गुड्डों को गुड़ियों को ब्याहा है, झूलों में उड़ अंबर भी छूना चाहा है। रहने दो कुछ पल तो बचपन में, रहने दो, कहने दो मुझको मेरे मन की, कहने दो, कहने दो। क्या बात है, महिलाओं की भावना को व्यक्त करता ये गीत। वाकई जितनी प्रशंसा की जाए इसकी उतनी ही कम है। हम आपसे जानना चाहेंगे एक और पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल, 22 में परिणाम क्या रहने वाले हैं, इसको लेकर कोई भविष्यवाणी करने वाली हैं आप? क्योंकि कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कहीं ऐसा हम जानना चाहते हैं। चेतना पांडे 2022 के चुनाव परिणामों को देख कर आई हूँ, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहने वाला है? दिव्यांशु, न तो मैं ज्योतिषी हूँ जी, न तो मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, तो ये दोनों खूबियाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि जिस पार्टी से मेरा जुड़ाव है, जिस पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ, उस पार्टी के लोग बड़े बड़े कार्यकर्ता से लेके हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर और छोटे कार्यकर्ता तक लगातार उन्होंने कठिन से कठिन दौर पर जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने का काम किया है, रोड पर रह कर के काम किया है। अब फिर वही बात है कि मीडिया उसको कितना दिखा पाई या नहीं दिखा पाई, इस पर मैं आपसे जुड़ा हुआ मसला है तो मैं उस पर बहुत नहीं बोल सकती, लेकिन जितना कर रही है पार्टी उतना दिखाया नहीं जा रहा है, तो ये समस्या है। लेकिन अगर इस आधार पर जनता उन चीज़ों को समझ रही है, लोगों के बीच में जाना, फ्री में उनको दवा देना, फ्री में सैनिटाइज करना, सारी चीज़ें। अब किसी को आप समझिए कि कोरोना का जो शुरुआती स्टेज है, होम आइसोलेशन में हो, उस व्यक्ति को अगर फ्री में दवाएं मिल जाएं, जो ज़रूरी दवाएं हैं, एक पार्टी प्रोवाइड करा रही हो, इस स्तर पे सोच रही हो, छोटा काम है ये। सैनिटाइजेशन के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी कर रही है, घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके सैनिटाइज कर रही है। और उसके अलावा कहाँ किसको, जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, किसको ऑक्सीजन चाहिए हो, किसको प्लेटलेट्स चाहिए, किसको क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उन सारी चीज़ों पर वो लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद उनका अधिकार तो बनता है, वोट मांगने का, वोट पाने का अधिकार बनता है। अब जनता का क्या मन बनेगा, जनता वो काम देखेगी या जनता फिर वही पुराना अफीम चलेगा, वो तो ईश्वर जाने, वो ईश्वर ही तय करेगा। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि हमारी बुनियादी ज़रूरतों पर काम कौन कर रहा है, और जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को समझ रहा है, इस संसार को चलाने वाले के लिए हम क्या करेंगे। हम ईश्वर की चिंता नहीं कर सकते, ईश्वर हमारी खुद चिंता करता है जी। तो राजनीति अब उस दिशा में रहे कि नहीं हम अब तो भगवान को बचाने की मुहिम पे हैं, तो इस तरह की बातें तो पागलपन की बातें हैं। भगवान तो हमको खुद बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए जिस विचारधारा को आप मानने वाले हैं, जिस भी पंथ के हैं, जिस भी धर्म को हैं, उस विचारधारा को आस्था रखने के साथ साथ कौन सी पार्टी आपके लिए, आपके बुनियादी मसलों पर काम कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए कि किस किस पार्टी ने कहाँ कहाँ से काम किया है, किस पार्टी ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है, इन आधारों पर अगर मूल्यांकन होगा जी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट भी मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकार भी बननी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान में कांग्रेस की नेता और विख्यात कवि सुश्री चेतना पांडे। हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही हस्तियों को। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।